फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे महिलाएं जाति सुधार एवं सुधार। तो ये चैप्टर जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो फर्स्ट क्लास इसका हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो आज के क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। महिलाएं लिखने लगी, तो ये थोड़ा पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन हमारा बहुत बनता है एग्जाम में, इसलिए इसको फिर से देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका क्या था कि 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गए। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उनमें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किया। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ताराबाई शिंदे, ठीक है। ताराबाई शिंदे का जो किताब है जो प्रकाशित हुआ है, ये आपका स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है पुरुष और महिलाओं के बीच में जो सामाजिक फर्क है, ठीक है, उसके बारे में ये आलोचना की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पंडिता रामाबाई, पंडिता रामाबाई जो है ना, इसको पंडित क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये संस्कृत में विद्वान थी। और आपको पता है ना कि पंडित लोग ही संस्कृत पढ़ते थे उस समय, और ये जो है एक स्त्री होके वो भी संस्कृत में अगर ये मतलब कि विद्वान है, तो इसका मतलब जो है इसका नाम क्या पड़ गया था, तो विद्वान पड़ गया था, ठीक है। तो पंडिता पड़ गया था, सॉरी, पंडिता पड़ गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि इसका नाम पंडिता क्यों पड़ा था, क्योंकि वो संस्कृत की विद्वान थी, इसलिए उसका नाम पंडिता पड़ा था, ठीक है। तो ये क्या थे ना, ये देखिए उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किया था, जहाँ पे ऐसी औरतें जो कि ससुराल वाले से प्रताड़ित होती थी या विधवाएं होती थी, वो लोग वहाँ पे रह सकती थी ऐसी, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी महिलाओं को जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सकें, ठीक है। तो जाहिर है कि इन सब बातों में रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। ऑब्वियसली अब इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो जो रूढ़िवादी मतलब स्टेरियोटाइप हो गया, मतलब जिसका सोच बहुत पुराना है कि नहीं, औरतों को ये ऐसा नहीं करना चाहिए, औरतों को तो घर में खाना बनाना चाहिए, अगर औरत पढ़ने लगी तो फिर वो मर्दों के बराबरी करने लगेगी। तो इसमें अधिकतर पुरुष की जो सोच थी ना, वो ऐसे ही था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां जो है पढ़े, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि वो लोग काफ़ी मतलब जो है इसका विरोध करने लगे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो गई, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो गए। तो इन लोगों का कहना था कि अगर लड़कियां पढ़ने लगेगी तो यहाँ पे हमारा जो हिंदू जो संस्कृति है वो नष्ट होने लगेगा, और जो पारिवारिक संकट संस्कार जो है वो खत्म होने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी की आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी, और उन्होंने किताब लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगे। तो कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो ये भी जो थे ये महिलाओं के लिए बहुत सारे और उसकी स्वतंत्रता के लिए जो है समानता की मांगों का समर्थन किए, और राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को ये आह्वान किया गया कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तब तक महिलाओं को भी साथ में विरोध का संघर्ष करना चाहिए, मतलब जो स्वतंत्रता का जो विरोध चल रहा है उस संघर्ष में इन्हें भी जोड़ देना चाहिए, ठीक है। ताराबाई शिंदे का स्त्री पुरुष तुलना के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे अभी। तो उसने कुछ चीज़ें लिखी थी कि किस तरीके से स्त्री और पुरुष में डिफरेंसेस यहाँ पे है। जैसे कि ये कहना चाहती है कि पुरुषों को तो अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती है, तो क्या औरतों को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं लगती? क्या वो धूल या चट्टानों ये या जंग लेकर लोहे से बनी हो, ठीक है, और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो, ठीक है। यानी जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि मर्दे लोग कुछ भी कर सकते हैं, औरतों के साथ इतना उस समय बुरा मतलब
गलत बिहेव किया जाता था, मारा पीटा जाता था, तो उसको लेकर जो है ये सब स्टेटमेंट दिया गया है। तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए, उससे शादी ब्याह अब होगा। तो जैसे उसमें क्या होता था कि कोई औरत जो है विधवा हो जाती थी ना, तो किसी भी शुभ कार्य होता था जैसे कि शादी विवाह, तो अभी भी ये सब होता है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे सम्मिलित होने नहीं दिया जाता था। फिर इन्हें मंदिरों में नहीं जाने का परमिशन था। तो इस तरीके से उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे बाल विवाह के विरोध में कानून हुआ था। तो 1929 ईस्वी में आपका विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपको एग्ज़ाम में। तो 18 साल की उम्र के लड़के और 16 साल की उम्र की लड़की को बढ़ाकर उनकी शादी नहीं की जा सकती। बाद में ये उम्र बढ़ाकर जो है अभी 21 साल लड़का का हो गया, लड़की की 18 साल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जाति और समाज सुधार। अभी अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। जैसे राम मोहन रॉय जो थे ना, उसमें आपको पता है ना, जाति व्यवस्था को भी काफ़ी आलोचना हुआ था, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे भेदभाव देखने को मिलता था। जो उच्च जाति के लोग थे वो छोटे जाति के लोग के साथ बहुत ही अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के बिहेव करते थे। ठीक है, तो इसको लेकर जो है राम मोहन रॉय ने भी इसकी आलोचना की थी। बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसी मामलों में जातीय कायदे कानून और उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बदलों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे, और इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए एक साधन मिलने लगे। तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि इसके लिए कुली, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियाँ साफ करने वाले, सफाई कर्मी, पालके ढोने वाले, रिक्शा खींचने वाले, तो ये जितने भी ऐसे जो काम करते थे ना, इनको निम्न जाति के लोग भी गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, और जहाँ मजदूरी की मांग जो है पैदा हो रही थी, शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने चले गए। ठीक है, और नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीब निचली जातियों के लोगों को ये गांव में शरवंत जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। मतलब उसमें इतना भेदभाव किया जा रहा था ना, जो छोटे जात के लोग थे, मतलब छोटे जात के ना, मतलब उसमें काम के अकॉर्डिंग जो है जातियों को विभाजित किया गया था। तो अभी भी हमारे समाज में ऐसा है कि जो कुछ लोग होते हैं जो कि ईंटें बनाते हैं, कुछ जो होते हैं जो सफाई करते हैं, कुछ जो होते हैं पालकी ढोते हैं, कुछ जो होते हैं रिक्शा चलाते हैं। ठीक है ना, तो इनकी निम्न जातियों में ये लोग आते थे। तो ये लोग क्या किए ना, गांव से निकल निकल कर दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है, ताकि ये जो अपमानजनक जो स्थिति है उससे वो बच सके। तो यहाँ पे भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला कुछ खास इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था वो तो हम लोग डिस्कस किए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, देखिए जूते कौन बना सकते थे। चमड़े का काम करने वाला रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, और क्योंकि वो मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता था। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वो ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में मदिगा जो है ना एक महत्वपूर्ण अछूत जाति है। यानी ये एक जाति है, और ये पशुओं के शौच को साफ करता है और उससे चमड़ा तैयार करता है। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ने लगी थी, और अछूत माने जाने वाला महार समुदाय के बहुत सारे लोग जो है महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। और दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में भी पढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए समानता और न्याय की मांग। यहाँ अगर हम देखें
तो यहाँ पे क्या है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, और जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छोड़ दिया। तो इसका नाम याद रखिएगा, घासीदास, ठीक है, सतनामी आंदोलन। और पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतवा पथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, ठीक है। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ वहाँ ये झावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया, और उनके अनुसार सारी मानवता की एक जाति है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कथन कहा था, ओरो जाति ओरो मतम ओरो देवम मनुष्यानु, मतलब मानवता की एक जाति है, एक धर्म, एक ईश्वर है। काफ़ी अच्छी बात है इन्होंने कही थी। तो यहाँ से भी कुछ कुछ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर आता है हमारा गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है? तो निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुल्ले जो है सबसे मुख्य नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुल्ले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी, और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मण की इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वो औरों से श्रेष्ठ है। और फ्लो का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया, ठीक है। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वो पराजित जनता के नीचे निम्न जाति वाले मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ये धरती यहाँ के देसी लोगों का है, यानी जो उच्च जाति, जो आर्य अपने आप को कहते थे, उनके बारे में ये लोगों ने फुल्ले ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये तो बाहर के हैं, ठीक है। ये लोग आके जो है यहाँ पे अपना हुकूमत जमा लिया और सब चीज़ को अपना करके अपने आप को आज ये उच्च जाति के बोल रहे हैं, इनका कहना था। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि फूलों ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, जब योद्धाओं किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रो क्या होता है, जो श्रमिक जातियाँ होती है उसको हम लोग कहते हैं, और अति शूद्रो मतलब जो अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुलों द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। तो ये ज्योतिराव फुल्ले द्वारा सत्यशोधक समाज नामक एक संगठन का स्थापना किया गया था, और ये समानता के समर्थन पर काम किया था। 1873 में गुलामी नामक एक किताब भी लिखी थी ज्योतिराव फुल्ले ने, ठीक है। और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फुल्ले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया, और इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसे कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुल्ले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया है। वो उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में भी गहरे तौर पर चिंतित थे। जातीय सुधार का ये आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान नेताओं का नेतृत्व किया। अब बी.आर. अम्बेडकर के बारे में तो आप सुने ही होंगे, ठीक है ना, कि ये भी एक महाजाति से थे, और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया था जाति को लेकर, ठीक है। तो 1919 में जो है भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता तो देखिए यहाँ पे 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा है। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसे महाजाति भी जो है बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1927 से 1935 के बीच में अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। जैसे कि आपको पता है ना कि पहले जो निम्न जाति के जो लोग थे, ठीक है, वो उन लोगों को मंदिरों में जाने का परमिशन नहीं था, तो इस पे भी इन्होंने काम किया था बी.आर. अम्बेडकर ने।
गैर ब्राह्मण आंदोलन, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ और प्रयास उन सभी गैर ब्राह्मण जातियों को था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार से पले बड़े थे। अपनी प्रारंभिक जीवन में ही वह सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वो कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। तो इन्होंने भी बहुत इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे इसके से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मन्नू द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वो कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर उनकी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषण, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ अध्यात्म मंथन और आलोचना और आत्मलोचन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। तो देखिए यहाँ पे अभी भी स्टेटमेंट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैसे इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट वही है जैसे कि ब्रह्मोच समाज। ठीक है, तो ब्रह्मोच समाज की स्थापना 1830 में हुआ था और इस संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरोध थी। ठीक है, ये याद रखिएगा ब्रह्मोच समाज में क्या था। यहाँ पे देखिए क्या था कि ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्श, खासतौर से हिंदू और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मकता व्याख्या करते हुए उन्हें नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। फिर डेरेजियो और यंग बंगाल 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया था, है ना। तो उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई थी और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग भी की थी। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए जो है मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। स्वामी विवेकानंद का देख लीजिए ये टाइमिंग ड्यूरेशन, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उन्होंने भी रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को प्रतिभाशाली, संतुलित, आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो इसको भी हम स्किप करते हैं क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से हमारा क्वेश्चन कुछ भी राइज नहीं हुआ है। प्रार्थना समाज देखिए 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और मैच द फ्लोइंग भी आता है। तो प्रार्थना समाज याद रहेगा ना, 1867 किस पे काम किया था, तो जातीय बंधन को खत्म करने के लिए और बाल विवाह के विरोध काम किया था। ये यहाँ पे देखिए वेद समाज 1864 में वेद समाज की स्थापना हुआ था। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव, ये भी जाति भेदभाव और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा के विरोध को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो कौन किसके लिए काम किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है और कब उसकी स्थापना हुआ है। अलीगढ़ आंदोलन में सैयद अहमद खां जो 1875 में 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती है। और ये किस पे काम किया था, तो अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो ये एजुकेशन के फील्ड पे काम किया था। ठीक है, तो सिंह सभा आंदोलन क्या है, यहाँ पे खालसा कॉलेज जो है अमृतसर में है और 1892 में सिंह सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। तो सिंहों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 अमृतसर में हुआ था। ठीक है, बाद में 1879 में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। ठीक है,
और ये जो इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जैसे वह गैर सिख समझाती थी वो मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया गया। तो सिंह सभा आंदोलन याद रहेगा ना, 1873 में अमृतसर में हुआ था। इसकी स्थापना बाद में लाहौर में 1879 में हुआ था, और खालसा कॉलेज जो अमृतसर में है वो सिंह सभा के द्वारा ही स्थापित किया गया है, 1892 में किया गया था। और ये सिखों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया है इसमें। तो ये सब जो है पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के क्लास जो है हम लोग डिस्कस कर चुके क्लास 8 का चैप्टर 7। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQ होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।